बुरी बहू। अरे और कितनी देर लगेगी तैयार होने में। किसे दिखाना है जो इतना सज संवर रही हो। सभी नई बहू को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस 5 मिनट, अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए संजना ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तैसे तैयार होकर संजना बाहर आई तो देखा सारे घर की खिड़कियाँ खुली हैं। लाइट, पंखे, टीवी सभी चल रहे हैं। जल्दी जल्दी लाइट, पंखे, टीवी और खिड़कियां बंद करके वो बाहर आई और दरवाजे पर ताला लगाकर गाड़ी में बैठ गई। गौतम, पता नहीं कितना वक्त लगता है तैयार होने में। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। वहाँ जाते ही मुझे सुनना पड़ेगा। संजना का मूड खराब हो गया और वो उस वक्त रुआसी हो गई जब उसने देखा कि अपनी देवरानी की मुंह दिखाई के फंक्शन में वो वैसे तो जैसे तैसे ठीक से तैयार हो गई, लेकिन पैरों में स्लीपर पहनकर आ गई। वो गौतम से रुकने का कहती, उससे पहले ही वो भड़क उठा और संजना चाहकर भी कुछ न बोल पाई। संजना सोचने लगी, कहीं भी जाना हो तो हमेशा उसे मुश्किल से आधा घंटा पहले ही पता चलता है। इस आधे घंटे में उससे उम्मीद की जाती है कि वो खुद भी तैयार हो जाए और बच्चों को भी सलीके से तैयार कर दे। साथ ही कांच की चूड़ी, बिछिया, पायल, सिर पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए और बिंदी भी बड़ी ही होनी चाहिए। इसमें जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाती थी। खैर, जैसे तैसे साड़ी से पैर को छुपाते हुए फंक्शन अटेंड किया। चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ के रख ली और सभी नाते रिश्तेदार का स्वागत, खान पान और आराम का ख्याल रखने लगी। बड़ी बहू जो है, इस घर की जिम्मेदारी तो बनती है उसकी। आज से ठीक 4 साल पहले ढेर सारे रंग बिरंगे सपने सजोए, कुमकुम लगाए कदमों से अपने पिया के घर पर पहला कदम रखा था संजना ने। फिर पिया के साथ कलवे खोलना, थाल उठाई, जुआ जुआई, मुंह दिखाई जैसे कई रस्में निभाई थी। और इन रस्मों को निभाते, शर्माते, संकुचाते वो कब गौतम के करीब आ गई उसे पता भी नहीं चला। पिया के प्यार की मदहोशी में मदहोश दिन बड़े अच्छे से कट रहे थे। वो गौतम के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि गाहे बगाहे मिलने वाले तानों और बुलानों को अनसुना कर दिया करती थी। बड़े ही धैर्य के साथ वो अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक समान नहीं होते। जहाँ खुशियाँ आती हैं वहीं गम की परछाई भी पीछा करती है। संजना हर नई नवेली दुल्हन की तरह घर के सभी सदस्यों का मन जीतने की कोशिश करती, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती, सासू जी की हर बात को बिना किसी तर्क वितर्क के मानती। पर फिर भी उसे महसूस होता था कि शायद कोई कमी रह गई है मुझसे, इसलिए कोई घर में उस तरह से खुश नहीं होता जैसे मेरे मम्मी पापा होते थे। कैसे मेरी एक छोटी सी उपलब्धि पर या छोटी सी सफलता पर ही बड़े खुश हो जाते थे। वो प्रोत्साहित करते थे। कोई भी नई सब्जी या पकवान बनाना सीखती थी तो तारीफ भी करते और अगर कोई कमी रह भी जाती तो इस तरह से बताते थे कि मैं दुगने उत्साह के साथ उसे सुधारने में लग जाती। लेकिन यहाँ तो जरा सी चूक होने पर ही इतना बुरा डांटते हैं कि रोना ही आ जाता है। कभी याद नहीं आता कि पापा ने कभी जोरों से डांटा हो। वो तो ससुराल आकर पता चला कि डांटने वाले पापा भी होते हैं। पीहर में तो पापा ने हमेशा बचाया है मम्मी की डांट और मार से, पर मम्मा पापा ने संस्कार ही ऐसे दिए कि बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, चाहे खुद की गलती हो या ना हो। सब कुछ चुपचाप सुनती और कोई गुंजाइश होती तो सुधारने की कोशिश करती। कभी कभार ज़्यादा परेशान हो जाती तो सोचती गौतम से कहूँ, पर अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती, क्योंकि समझती थी वो कि गौतम विश्वास नहीं करेंगे। उनके सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए जो भी बात होती गौतम की गैर मौजूदगी में ही होती थी, तो वो भला कैसे विश्वास करते। अरे संजना, किन ख्यालों में डूबी हुई हो और ये चाय किसके लिए बना रही हो? एक कप मुझे भी दे देना। संजना वर्तमान में लौट आई और अपनी ताई सास के पैर छूकर बोली, नई बहू के मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। ताई सास, संजना तुम्हारे पीहर से कोई नहीं आया? संजना, नहीं कोई नहीं आया, क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं। और आप तो सब जानती हैं ये हमेशा की बात है।
ताई सास, अरे तो तुम क्यों देवरानी की पीहर वालों की आवभगत में लगी हुई हो? तुम्हारे तो पीहर वालों को पूछते भी नहीं, ये भेदभाव नहीं है क्या? संजना, हाँ ताई जी, भेदभाव तो है, लेकिन ये भेदभाव तो मेरे सास ससुर कर रहे हैं, उसमें मेरी देवरानी या उसके पीहर वालों का क्या दोष है? आप तो आराम से बैठकर चाय पीजिए, इन सब बातों को छोड़िए। चाय पीते हुए संजना के सामने 3 साल पहले की वो घटना आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 3 साल पहले उसे अपने ससुराल को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने अपने ससुर को जवाब दे दिया था। क्या करती वो, शादी हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। पग फेरे के बाद एक बार भी अपने पीहर नहीं जा पाई थी। वो उसे सबकी बहुत याद आती थी, पर सासू जी ने एक बार भी उसे पीहर जाने को नहीं कहा। जब भी वो जाने को पूछती, उसे कई घंटों तक जवाब ही नहीं देती या एक के बाद एक काम बताती जाती और उसे करते करते शाम हो जाती। फिर उसकी सास कहती, तुम गई नहीं? वो मन मरोड़ कर रह जाती। एक दिन संजना ने ठान लिया कि सुबह जल्दी तैयार होकर गौतम के साथ ही निकल जाएगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और खाना साथ ही बना दिया और गौतम के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे ही सासू जी ने संजना को तैयार देखा, वो फिकर पड़ी। ये क्या, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? घर के काम कौन करेगा? मैंने नाश्ता और खाना बना दिया है, मैं पीहर जा रही हूँ। संजना का इतना कहना था कि ससुर जी चिल्ला के बोले, किसकी इजाज़त से पीहर जा रही हो? संजना से भी रहा नहीं गया, वो बोल पड़ी, अपने पीहर जाने और मम्मी पापा से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा लगेगा जब आपके बेटे को आपसे बात करने के लिए इजाज़त मांगनी पड़े? और मैं तो हमेशा पूछती थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता, तो मैंने भी सोच लिया कि अब किसी से नहीं पूछूंगी। इतने वक्त का गुब्बार और गुस्सा संजना के शब्दों में छलक रहा था। आज ना उसे माँ के संस्कार याद आ रहे थे, ना ही पिता की सीख। उसे याद आ रहा था तो सिर्फ वो तड़प और वो बेबसी जो इतने महीनों से वो महसूस कर रही थी। एक माँ बाप अपने बेटी को कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे संस्कारित करते हैं, क्योंकि उसे पराए घर जाना है। लेकिन बेटी तो माँ बाप के साथ 27 से 28 साल रहती है। उसे उनसे बात करने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। वो जब चाहे तब बात कर सकती है, उनसे रूठ सकती है, उन्हें मना सकती है। लेकिन शादी होते ही ये उम्मीद की जाती है वो अपने माता पिता को भूल जाए। सिर्फ तब याद रखे जब ससुराल में कोई रस्म निभानी हो और तोहफों की बरसात करनी हो। क्यों, किसने हक दिया आप सबको? और ये पति पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने में किस बात का डर लगता है? कहते फिरते हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मौका मिलने पर जताते भी हैं, पर ऐसे प्यार का क्या अचार डाला जाए? जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसके पक्ष में एक बात नहीं बोल सकता। संजना का इतना कहना था कि गौतम उस पर बरस पड़े। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? संजना आंखों में आंसू लिए, क्या गलत कहा और क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोलते। मैं गलत करूँ तो तुम मुझे कहो, मैं गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत कर रहे हैं तो तुम चुपचाप क्यों हो? गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और जिन्होंने जन्म दिया है उनसे मिले बिना कैसे रहूँगी? खुद से क्यों नहीं कहते मिल आओ, तो इतनी बात ही नहीं होती। गौतम बिना कुछ बोले ऑफिस निकल गया और संजना अपना सामान पैक करके पीहर चली गई। हफ्ते भर बाद गौतम संजना को लेने गया। उसे माफ़ी मांगी और समझाया कि कुछ भी कहना हो मुझसे ही कह लेना, लेकिन मम्मी पापा के सामने मत बोलना। लेकिन संजना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर में मेरे माता पिता की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करने पड़ी, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ उस घर में चलूँ, तो तुम्हें वादा करना होगा कि कोई मेरे माता पिता को अब सब नहीं कहेगा, और अपने घर जाने के लिए मैं किसी की इजाज़त नहीं लूँगी, तुम्हारी भी नहीं। गौतम, तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? संजना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी गौतम, या तो वादा करो या मुझसे भूल जाओ। गौतम उस वक्त वहाँ से चला गया, पर संजना का पक्ष अपने मम्मी पापा के सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
वो सोच ही रहा था कि कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए कि तभी उसके पास उसके तबादले का ऑर्डर आ गया और उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वो संजना को लेकर नए शहर आ गया। गौतम समझ रहा था उसने अपनी समस्या बहुत अच्छे से सुलझा ली। संजना अपनी सास ससुर की नज़र में बुरी बहू बन गई, जिसके किस्से का ढिंढोरा उसकी सास अपने समाज में गाती रहती। आखिर अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए सफाई भी तो पेश करनी थी। संजना संजना तुम गौतम के साथ जाकर अपने 2-3 दिन के कपड़े ले आओ। तुम्हें यहीं रहना होगा। सारे मेहमान आज चले जाएंगे, पर तुम यहाँ रहोगी तो नई बहू का मन भी लगा रहेगा। ससुर जी ने जैसे संजना को आदेश दिया, संजना मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैं नहीं रह पाऊँगी। मुझे मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने जाना है और 1 हफ्ते तक जब तक यहाँ हूँ उन्हीं के पास रहूँगी। मैं कौन सा रोज़ आ पाती हूँ। रही बात नई बहू की, उसका मन लगने के लिए देवर जी की ज़रूरत है, मेरी नहीं। मैं चलती हूँ, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। संजना ने बच्चों को बुलाया और गाड़ी के पास खड़े होकर गौतम का इंतजार करने लगी। वो बहुत खुश थी अपने फैसले पर, क्योंकि वो आज़ाद थी। वो अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी। सर पर पल्लू, हाथ में कांच की चूड़ी, पाँव जेब, बिछिया, सिंदूर सब पहना था उसने। सास ससुर के पैर भी छूती, चाहे आशीर्वाद मिले या अपमान। जब भी घर में कोई काम होता, एक बार बुलाने पर तुरंत पहुंच जाती थी। लेकिन अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी रही है। अब उसे अपने घर जाने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, उनके प्रति अपने फ़र्ज निभाने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी होती। अब कोई उसके माता पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भले ही वो अपने सास ससुर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर उसे गर्व है कि वो अपने माता पिता का सम्मान बनाए रख पाई। चाहे समाज उसे बुरी बहू समझे, पर उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसके माता पिता की वो अच्छी बेटी कहलाई। बहू तो सभी की बुरी ही होती हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा करे तभी वो बुरी ही कहलाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।